नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बाबा की, जिनके ज्ञान व्यापी के सर्वे के बाद प्रकट होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और सियासत का पूरा ज्ञान समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी विवाद पर जारी है संग्राम। सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूं। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं। मिला शिवलिंग, फिर क्यों कोहराम? ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बयानबाजी क्यों, कोर्ट कर रहा काम। तो माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन वो किया है कि इस जगह को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इस जगह के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो माननीय न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र पे सुनवाई करते हुए उस जगह को सील करने के लिए आदेश किया है। ज्ञानवापी के कितने पापी? ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लोगों की पाप की वजह से ज्ञानवापी आज विवादों में है। हम आपको ये बताएंगे। उससे पहले सर्वे में क्या हुआ ये जान लीजिए। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए? सोहन लाल जी, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। जो सोचा गया उससे ज्यादा पाया। हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है और इसकी गहराई भी काफी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से नकार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। अदालत सुरक्षा की बात कर रही है, जबकि सियासतदान बेतुके बयान देने में मशगूल है। तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती है, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं। ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में। अब सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी विवाद इतना उलझा हुआ क्यों है? दरअसल 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए और 2 सितंबर 1669 को बकायदा मंदिर ध्वस्त होने की सूचना भी दी। तब से ही इस मंदिर के लिए लड़ाई चली आ रही है। लेकिन असल मसला फंसा उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वजह से, जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या विवाद के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो काशी में भी ज्ञानवापी को सलाखों से घेर दिया गया और ये विवाद गहरा होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए इस खबर को समझिए कि अब इस मामले में आगे क्या होना है। अब सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। 17 मई की तारीख जब सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट यह फैसला लेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ना इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती दी है और इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करने वाली है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई। अब आप यह जानिए कि ज्ञानवापी के सर्वे के बाद हिंदू और मुस्लिम के दावे क्या क्या हैं, यह भी हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है ज्ञानवापी में तालाब,
रूपी कुएं में शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष फव्वारे को शिवलिंग बता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी के पास मिले बाबा। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि शिवलिंग जैसा कुछ नहीं मिला। तो अब तक की जो 3 और 4 मोटी बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं। तो ज्ञानवापी के सर्वे पर अपने अपने दावे हैं। अब हम आपको ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान कब कब क्या क्या हुआ वो भी विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। 17 अगस्त से शुरू करते हैं। 2021 5 महिलाओं ने याचिका दायर की, श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति मांगी। 8 अप्रैल 2022 वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। 19 तारीख जब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर कमीशन की कार्यवाही रोकने की मांग की। 20 अप्रैल हाई कोर्ट ने कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। 10 मई 2022 कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी। 14 मई की तारीख जब कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन का काम हुआ, सर्वे हुआ। 15 मई 2022 दूसरे दिन भी 4 घंटे का सर्वे का काम चला और राउंड 2 में कुंभदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। 16 मई की तारीख तीसरे दिन 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया और इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। 16 मई 2022 कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया और कोर्ट के आदेश पर वजू पर पाबंदी। अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। तो ये बिंदुवार तरीके से आपने जाना कि अब तक क्या क्या हुआ। तो एक एक कर पॉइंट आप देखिए, एक एक तारीख। 8 अप्रैल की तारीख को क्या हुआ, 19 अप्रैल को क्या हुआ। अब बात हम पीएम मोदी के मिशन नेपाल की कर लेते हैं। यह अगली खबर है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी पड़ोसी देश नेपाल में थे। नेपाल में पीएम कई खास कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहां भी पीएम ने भगवान श्री राम का जिक्र करते हुए दोनों देशों की रिश्तों की अहमियत को बताया। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल पहुंचे पीएम मोदी का लुम्बिनी में शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोग भी उमड़े और जमकर देशभक्ति के नारों के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा था, जिसमें पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे और दोनों देशों के रिश्तों को हिमालय जितना अटल और पुराना बताया। साथियों, भारत र नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे र हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। दोनों देशों के रिश्तों की बात करते हुए पीएम मोदी ने यहां भगवान श्री राम का भी जिक्र किया। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते नैसर्गिक हैं, जिसे पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा और इसे और आगे ले जाने की बात कही। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने भी लुम्बिनी में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी पर खुशी जताई। बुद्ध जयंती के कार्यक्रम से अलग इस दौरे में पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, पनबिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थीं। अब शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री हैं, जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास बन जाता है।
इस दौरे से न सिर्फ दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ेंगी, बल्कि ये दौरा रिश्तों को नया आयाम देने वाला भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए इस खबर को समझिए कि पीएम का नेपाल दौरा कितना अहम है। तो पीएम के दोनों कार्यकाल को मिलाकर ये उनका 5वां नेपाल दौरा है और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए यह दौरा बहुत ही अहम है। इससे पहले साल 2014 में 2 बार और साल 2018 में 2 बार प्रधानमंत्री नेपाल गए। तब 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा पर गया था। नेपाल और भारत के बीच 1800 किलोमीटर लंबी खुली और अनियंत्रित सीमा है। नेपाल में चीन भी काफी दिलचस्पी दिखाता है, लिहाजा नेपाल छोटा देश जरूर है लेकिन पड़ोसी देश है। 1800 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं इससे। वैसे भी पीएम मोदी की नेबर फर्स्ट की नीति रही है और नेपाल में प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक पार्टियों का दबदबा है। पहला कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा नेपाली कांग्रेस, और अभी नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इससे पहले 2018 से 2021 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे। केपी शर्मा के कार्यकाल के दौरान भारत नेपाल के रिश्तों में काफी खटास भी आ गई थी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं राज्यसभा के रण की। किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जेडीयू ने पार्टी नेता अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया जाना है। अनिल हेगड़े जेडीयू का एक ऐसा चेहरा जो चकाचौंध और सुर्खियों से दूर रहता है। जेडीयू ने अब इन्हीं अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई सीट पर जेडीयू ने अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया है, जिसका चुनाव 30 मई को होना है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन जी को और पार्टी का संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे सम्मान मिला है। मूल रूप से कर्नाटक के उडुप्पी के रहने वाले अनिल हेगड़े बेहद मिलनसार और सादगी पसंद नेता माने जाते हैं। अनिल हेगड़े ने जॉर्ज फर्नांडिस के सानिध्य में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जॉर्ज के बहुत करीब रहे अनिल हेगड़े तब से अब तक समता पार्टी और जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अनिल हेगड़े की सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 2012 से अब तक जेडीयू दफ्तर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं और 24 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं। अनिल हेगड़े गेट समझौते के विरोध में 5000 से भी ज्यादा दिनों तक पार्लियामेंट गेट और जंतर मंतर पर गिरफ्तारी दे चुके हैं। नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला कर उनकी ईमानदारी का इनाम दिया है, लेकिन 10 जून को होने वाली 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के कौन कौन लोग उम्मीदवार होंगे अभी ये तय नहीं है। कयास है कि आरजेडी मीसा भारती और शरद यादव को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि इसका फैसला मंगलवार को होने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में होगा। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उस बैठक के बाद क्या फैसले होते हैं वो आपके सामने रखा जाएगा। 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार होंगे इस पर सबकी नजर है, लेकिन उसके पहले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अनिल हेगड़े के नाम पर मुहर लगाकर नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझना बेहद जरूरी है कि हेगड़े को राज्यसभा भेजने के लिए इस फैसले के पीछे सियासी संदेश क्या है। समझिए, नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पार्टी विद डिफरेंस के लिए जानी जाती है और राज्यसभा में थैली शाह का बोलबाला देखा जाता है। हेगड़े किंग महेंद्र की जगह लेंगे। किंग महेंद्र काफी धनी व्यक्ति थे। किंग महेंद्र की जगह जेडीयू ने एक ईमानदार छवि को चुना है, लंबे वक्त से जुड़े कार्यकर्ता को इनाम दिया है। नीतीश कुमार ने एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को राज्यसभा भेजकर एक बड़ी लकीर खींच दी और इस फैसले से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पण का भाव दिखाएंगे।
दूसरी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। मंगलवार को आरजेडी की बैठक है और उम्मीद है कि आरजेडी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। चलिए अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना के साथ अब बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर घमासान छिड़ गया। बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है तो जेडीयू समेत दूसरे दलों की राय बिल्कुल अलग है। जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत बेकाबू। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर घमासान। जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट आई है, तब से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सियासत तेज है। जनसंख्या नियंत्रण पर तमाम दलों की राय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एनएफएचएस की रिपोर्ट कहती क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संतान उत्पत्ति की दर में कमी आई है। संतान उत्पत्ति दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गई है। बिहार में संतान उत्पत्ति दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.91 है। तो दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी धर्म समूहों में बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है और यहां तक कि उच्च प्रजनन वाले दर वाले समूहों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.62 से घटकर 2.36 रह गई है। मुस्लिम प्रजनन दर में 9.9% की कमी आई है। मुस्लिम प्रजनन दर में कमी अन्य धर्मों से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर 2.13 से घटकर 1.94 रह गई है। हिंदू प्रजनन दर में 8.9% की कमी आई है। ईसाई प्रजनन दर में 5.5% की कमी आई है। सिख प्रजनन दर में 1.9% की बढ़ोतरी हुई है। बौद्ध प्रजनन दर में 20.01% की कमी आई है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।